मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौजूदा एनडीए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक चर्चा के दौरान यह अपनी बात उठाई कि देश को अब एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। दोस्तों, यह जो मुद्दा है वह भारतीय जनता पार्टी के अपने स्थापना काल से उनके 3 प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा रहा है। यानी कि उन्होंने एक तो कश्मीर को भारत का बिल्कुल अविभाज्य अंग बनाने के लिए धारा 370 को समाप्त करने, दूसरा राम मंदिर का निर्माण करने और तीसरा देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत वह वर्षों से करते रहे। और आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दूसरे टर्म में इन तीनों एजेंडे के पहले 2 एजेंडे यानी कि धारा 370 की समाप्ति और दूसरा राम मंदिर के कोर्ट के द्वारा फैसले के जरिए उसकी स्थापना को एक तरह से सुचारू बनाने को लेकर इन दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी मुद्दों की एक तरह से फतह पा चुकी है। और अब ये तीसरा मुद्दा समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब लाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। जाहिर है कि अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे के जरिए मतदाताओं के सामने जाना चाहती है। लेकिन जब सरकारें कोई भी मुद्दे को लाती हैं, जब उस पर अमल करती हैं, जब उसे एक तरह से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करती हैं और देश में संविधान, विधान, कानून और उसे एक तरह से उसका क्रियान्वयन, इन सब चीजों को लेकर के जब वह कोई चीज को लेकर के पहल करती है तो उसकी हर तरीके से वैधानिक और संवैधानिक व्याख्याएं भी होती हैं। हम ये मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक निहायत सेकुलर एजेंडा है। किसी भी देश के लिए लोकतंत्र, संविधानवाद के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता आधुनिक शासन प्रणाली की एक बहुत बड़ी विचारधारा मानी जाती है, एक टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट मानी जाती है। यानी कि मॉडर्न नेशन स्टेट में डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ साथ सेकुलरिज्म भी एक बड़ा तरीका है। यानी कि देश में रहने वाले तमाम धर्मावलंबी, तमाम मतावलंबी के लिए किसी भी तरीके का भेदभाव उनके फेथ के आधार पर नहीं करना, ये नेशन का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, चूंकि उनका यह कोर एजेंडा हुआ करता था, उसके आधार पर यह बार बार हवाला देती है कि देश में सेकुलरिज्म के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाया जाना जरूरी है। बात तो ठीक है, बात दुरुस्त है कि सेकुलरिज्म के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना भी एक इंपॉर्टेंट मायने रखता है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब आप मुद्दा लाते हो तो सेकुलरिज्म की दुहाई देते हो, लेकिन बाकी मुद्दों पर आप सेकुलरिज्म की तौहीन क्यों करते हो? आप सेकुलरिज्म पर तंज क्यों कसते हो? बार बार इस बात की क्यों दुहाई देते हो कि सेकुलरवादियों का ये कहना, सेकुलरवादियों का ये पहल करना, सेकुलरवादियों की ये विचारधारा, सेकुलरवादियों की ये पहल, यानी कि आप सेकुलरवाद का मजाक उड़ाते हैं। यह ठीक है कि छद्म सेकुलरवाद, छद्म चाहे वो किसी भी चीज के साथ जुड़ा हो, चाहे वो छद्म समाजवाद हो, छद्म राष्ट्रवाद हो, और उसी तरीके से अगर छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद हो तो वह आलोचना का पात्र बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में सभी पब्लिक डोमेन के कभी भी डिस्कशन और डेलिब्रेशन में जब भी आती है तो वह सेकुलरवाद पर तंज कसती है। लेकिन आज जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा लाने जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं मानते कि अगर सेकुलरिज्म के ग्रेटर इंटरेस्ट में आप ये मुद्दा लाने जा रहे हैं तो और तमाम मुद्दों पर भी सेकुलरिज्म की पूरी बाइज्जत रक्षा होनी चाहिए। लेकिन आपके पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमेशा ये कहा जाता है कि सेकुलरवादियों का ये एक तरह से करतूत है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए, देश में सेकुलरवाद को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन
यह कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के एक मत, एक विचार और एक स्टैंड को नहीं इंगित करता। हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वह एक दिन सेकुलरवाद को समाप्त करेगी या संविधान में उसके उपबंध को हटाएगी या इस देश को एक धर्म विशेष या धर्म प्रधान मुल्क बनाएगी। गाहे बगाहे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तमाम डिस्कशन और डेलिब्रेशन में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपादक और उनके विचारक और उनकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहां पर बार बार सेकुलरवाद पर तंज कसा जाता है और हिंदुत्व, हिंदू प्रधान देश और कुल मिलाकर के हिंदू आइडियोलॉजी की पुरजोर वकालत की जाती है। यह बात ठीक है कि हिंदुत्व की जब बात आती है तो वह एक पॉलिटिकल डोमेन की चीज नहीं है, वह एक सोशल डोमेन की चीज है, वह एक कल्चरल डोमेन की चीज है। हमें अच्छी तरह याद है कि भारतीय जनता पार्टी एक समय इस बात का नारा दिया करती थी कि देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जरूरत है और हम ये मानते हैं कि कोई भी धर्म, चाहे अपना महान हिंदुत्व धर्म हो, हिंदू धर्म हो या और दुनिया के तमाम धर्म हो, और उनके धर्म को मानने वाले भारत के वो तमाम जो है प्रिय नागरिक हो, सबके लिए धर्म जो है उनकी अपनी चारदीवारी का विषय है। और पब्लिक डोमेन में कोई भी मतावलंबी, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, सिख का हो या किसी भी पारसी या जैन और बौद्ध का हो, उसके लिए पब्लिक डोमेन में एक तरह से सार्वजनिक मुद्दे पर, सार्वजनिक मंच पर धर्म के मुद्दे को उठाना कहीं से भी लाजमी नहीं है। यह न केवल नेशन स्टेट के लिए बल्कि मेजॉरिटी हिंदुत्व धर्म की महान विरासत के लिए भी यह बात ज्यादा जरूरी है कि हम धर्म को अपने सार्वजनिक आख्यान का विषय नहीं बनाएं, क्योंकि यह न केवल हिंदुत्व की महान एक सहनशील धर्म की विरासत पर सवालिया निशान खड़ा करता है, बल्कि यह लोकतांत्रिक शासन पद्धति के भी मूलभूत सिद्धांतों पर भी सवाल पैदा करता है। क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम कहीं न कहीं बहुदलीय प्रतियोगी लोकतंत्र की बात करते हैं, जहां कई राजनीतिक दल आते हैं और तमाम राजनीतिक दल अपने गुड गवर्नेंस के विषय पर, सुशासन के विषय पर आपस में प्रतियोगिता करते हैं और जनता को ज्यादा से ज्यादा कल्याण, विकास और उनके तमाम तरीके की सामाजिक सुरक्षा को डिलीवर करने की आपस में प्रतियोगिता करते हैं और यही लोकतंत्र का मूल अक्ष है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोकतंत्र केवल एक चुनाव के जरिए चयन कर लेने या निर्वाचन कर लेने के जरिए लोकतंत्र नहीं चला करता। लोकतंत्र के अपने कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, जैसे कि एक नियमित समय पर हमेशा निर्वाचन व्यवस्था, जैसे कि राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, जैसे कि लोकतंत्र में जनता को प्राप्त मौलिक अधिकार, जैसे कि लोकतंत्र में जो है जुडिशियरी को पुनरावलोकन करने का अधिकार, जैसे कि लोकतंत्र के चारों खंभों का एक विशिष्ट महत्व देने का एक तरह से प्रबंध, और लोकतंत्र में एक सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का पृथकीकरण कि कोई एक अहम नहीं है बल्कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब अपने आप में स्वयंभू है और सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती हैं, कोई उसमें सर्वोच्च नहीं है। यदि विधायिका सर्वोच्च है तो उसे भी एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी को एक तरह से कहीं न कहीं पालन करना होगा। हम भूल गए कि मीडिया को भी चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो संविधान में उसकी एक तरह से उसका उल्लेख नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र के तमाम मूलभूत सिद्धांतों में फ्री प्रेस भी का भी जिक्र है। तो ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह बात ठीक है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत जो धारा 330 से लेकर के 51 तक इंगित है, उसमें भी समान नागरिक संहिता बनाने की वकालत की गई। लेकिन जब संविधान बन रहा था, जब संविधान सभा का गठन हुआ था, आजादी के पहले ही संविधान सभा की तमाम एक तरह से बैठकें हो रही थी, बहस हो रही थी, जो आजादी के उपरांत भी चला। उस दरमियान देश को एक सेकुलर देश बनाने के साथ साथ जो यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं उनको अपने धार्मिक शिक्षण चलाने का अधिकार, उनको अपने पर्सनल लॉ को भी अपनाने का अधिकार संविधान सभा ने एक तरह से प्रदत्त कर दिया। और उसके आधार पर हमारा विभाजित, सांप्रदायिक रूप से विभाजित राष्ट्र, या यूं कहें कि सांप्रदायिक विखंडन के बाद भी एक सेकुलर देश के रूप में
निर्मित हमारा भारत देश, वह कहीं न कहीं सभी धर्मों के इस तरीके की आजादी दे गया, जिसे कि लोगों ने कुछ यह कहा कि यह तो एक गुलशन की तरह है, जिसकी बगिया में तमाम तरह के फूल लगे हुए हैं और सबको अपनी सुंदरता को बनाए रखने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने की आजादी है। लेकिन जब हम एक देश, एक विधान, एक कानून और एक संविधान बनाने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं सिविल लॉ भी देश के सभी नागरिकों के लिए एक होना चाहिए। लेकिन जब मामला फौजदारी का आता है, क्रिमिनल एक्ट का आता है, तो सभी धर्मों को एक बराबर फौजदारी कानून के तहत रहना पड़ता है और सभी धर्म के नेताओं ने इस बात को जो है अपनी स्वीकार्यता भी दी है। लेकिन जब पर्सनल लॉ की बात आती है, जिसमें कि उनकी परिवार, उनका उत्तराधिकार, उनकी शादी या तमाम तरीके, तो कहीं न कहीं इस्लाम ने और कुछ अन्य धर्मों ने भी अपने पर्सनल लॉज को बनाए रखने की एक तरह से संविधान में गारंटी ले ली। वह पर्सनल लॉ जो कहीं न कहीं समान नागरिक संहिता के निर्माण की एक बहुत बड़ी बाधा है। अगर ईमानदारी से सोचें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो भी विरोध कर रहे हैं, कहीं न कहीं वह भी एक तरह से भारत के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बात कर रहे हैं, भारत के आधुनिक जीवन पद्धति के खिलाफ बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक धार्मिक तुष्टीकरण को, कहीं न कहीं एक अपीजमेंट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं धार्मिक दकियानुसी, धार्मिक संकीर्णता और नेशन से पहले धर्म के प्रति लगाव उनके जेहन में है, जिस वजह से वो पर्सनल लॉ को बनाए रखने की पुरजोर वकालत करते हैं। मैं बात करना चाहूंगा लोकसभा के फायर ब्रांड लीडर, मुस्लिम लीडर ओवैसी की, जो एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी ये बार बार कहते हैं कि भारत के संविधान की यही सुंदरता है कि भारत के संविधान ने सबको अपने अपने फेथ को अपने तरीके से अपनाने की आजादी दी है। लेकिन जब हम एक संविधान की बात करते हैं, तो उस संविधान के तहत किसी भी तरीके की डिफरेंशियल पॉलिसी उतनी ही खराब है जितनी कि डिस्क्रिमिनेटरी एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के एजेंडे पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन सवालिया निशान नरेंद्र मोदी की उस टाइमिंग पर एक तरह से लगता है कि वह किस समय इस एजेंडे को बाहर लेकर के आते हैं और कुल मिलाकर के इसका वो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। अगले लोकसभा चुनावों के तहत जो कहीं न कहीं एक पोलराइजेशन की प्रक्रिया, जो भारतीय लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति की एक स्थायी परिपाटी रही है, और कुल मिलाकर के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति, जो भारत के लोकतंत्र के एक तरह से वो नासूर का काम हमेशा करती रही है, भारत के लोकतंत्र को एक तरह से वो नेस्तनाबूद और अंदर से कमजोर करती है। तो उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तहत इस देश में जातीय लोकतंत्र जो है एक तरह से फला फूला और चुनाव का वो बायस बना। फिर उसके बाद जातीय लोकतंत्र के बरक्स सांप्रदायिक लोकतंत्र जो है वह भी एक तरह से तेजी से फल फूल रहा 1991 के बाद। और हम प्रांतीय स्तर पर देखें तो भाषा, उसके बाद में जो है बोली, और उसके बाद में जो है रीजनलिज्म, जो प्रांतवाद है, या अलग अलग कल्चर, जो अलग अलग तरीके के जो चीज है, वह भी भारतीय लोकतंत्र की राजनीति का एक बड़ा बायस बनता रहा है। तो हमें कुल मिलाकर के ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सभी तरह की पहचान की राजनीति, चाहे वो जाति, धर्म, भाषा और प्रांत की हो। इसके अलावा यह मुद्दा अभी टॉपिक बहस करने का नहीं है कि लोकतंत्र के लिए मनी, मसल, लोक लुभावन और तमाम तरह की रेवड़ी कल्चर जो भारत के राजनीतिक दलों ने अपनी एक परिपाटी बना ली है, चुनाव जीतने का एक अच्छा खासा तरीका अपना लिया है, उन सब का विरोध होना चाहिए। लेकिन आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एक तरह से नरेंद्र मोदी ने कॉल लिया है, सैद्धांतिक तौर पर हम इस पर सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन उनकी जो नीयत जो है वो ठीक नहीं है। अगर सेकुलरवाद का हवाला देकर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप लाते हैं, तो सेकुलरवाद का हवाला देकर आपको राम मंदिर के लिए सरकार को कोई पहल नहीं करनी चाहिए। लेकिन राम मंदिर का चाहे वो तामीर हो, चाहे वो राम मंदिर का जो है निर्माण के बाद उद्घाटन हो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आगे आगे चले जाते हैं। सेकुलरिज्म का तकाजा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, लेकिन उसी सेकुलरिज्म का यह भी तकाजा है कि प्रधानमंत्री और सरकारी दल वाराणसी में या उज्जैन में तमाम धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के लिए उद्घाटन करने नहीं जाए जाए।
अगर वो सांस्कृतिक डोमेन का मुद्दा है तो उसको नॉन पॉलिटिकल आदमी के जरिए उन सारे समारोहों में शिरकत किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर रूलिंग पार्टी अगर इन कार्यक्रमों में शरीक होती है तो वह सेकुलरिज्म पर बहुत बड़ी चोट पहुंचती है, जिस सेकुलरिज्म का हवाला देकर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने जा रहे हैं। लेकिन आज तमाम तरीके की जो बड़ी आइडियोलॉजी है उनके लिए मानो ये जो पिछला 5, 6, 7 साल का ये जो दौर है ये बड़ा ही खराब दौर है कि सारे अच्छे आइडियोलॉजी की बलि दी जा रही है। लोकतंत्र के सारे वसूलों, सारे गरिमा, सारे मर्यादाओं और सारे वो ग्लोरियस जो विरासत है, जो ट्रेडिशन है या जो उसका एक परसेप्शन और पर्सपेक्टिव है, सबको तिलांजलि दी जा रही है और एक व्यक्ति को आगे कर उसके लोकप्रियतावाद के बहाने एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटोरियलशिप लाया जा रहा है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक जो मोनार्की का शासन, एक तंत्र ऑटोक्रेसी या एक तरह से कहीं ना कहीं मार्शल लॉ जो होता है वह डेमोक्रेसी के बहाने एक व्यक्ति के चेहरे को लाकर एक पार्टी का शासन जिस तरीके से तमाम तरीके और हथकंडे को अपनाकर खड़ा किया जा रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि अभी हाल ही के दिनों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने कई सारे इश्तहार में और कई सारे पब्लिक डिस्कोर्स में इस बात का हवाला दिया कि भारत के लिए लोकतंत्र नई चीज नहीं है। भारत के लिए लोकतंत्र 2500 साल पुरानी है। जब बिहार के वैशाली में लिच्छवी गणराज्य में कहीं ना कहीं एक तरह से लोकतंत्र की परिकल्पना लाई गई, गणतंत्र की परिकल्पना लाई गई और उसी समय से जन ने अपने शासन और अपने राजा को चुना और अपने कुलक का जो है चयन किया। केवल यह कह करके नरेंद्र मोदी अपने डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रही तमाम कारगुजारियों पर एक तरह से उसे ढकने का काम नहीं कर सकते। उन्हें इस बात को जवाब देना होगा कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के जो जितने यार्डस्टिक हैं, चाहे वो जितने पैमाने हैं, जो अलग अलग सर्वेक्षणों से, अलग अलग रेटिंग एजेंसियों के जरिए जिसकी रिपोर्टें जारी की जाती हैं जिसमें कि माइनॉरिटीज को पूरा सुरक्षा पाने का अधिकार हो, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, फंडामेंटल राइट हो, कुल मिलाकर के डिवाइड करने का, कम्युनिटी के बीच में डिवाइड करने का कोई भी सरकार प्रायोजित हथकंडा नहीं चलता हो और फ्रीडम ऑफ प्रेस हो या तमाम सहिष्णुता, आजादी जिसका चैंपियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका माना जाता है, वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहां पर कि एक तरह से पूरे तौर पर कैपिटलिज्म है, जहां पर कैपिटलिज्म होते हुए भी ये श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए तमाम जो है वेलफेयर के प्रोग्राम भी चलते हैं, जहां पर कि कैपिटलिज्म होते हुए और कहीं ना कहीं एक तरह से वहां पर रेसिज्म का भी दौर होते हुए भी तमाम नॉन वाइट्स के लिए भी तमाम वहां तरीके की सुरक्षा के प्रावधान, चाहे वो कानूनी प्रावधान हो चाहे शासकीय प्रावधान हो, वह कायम रखे जाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं अमेरिका के तमाम रेटिंग एजेंसियों से, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों के तरफ से भारत को लेकर के ये बयान जारी होते हैं कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी अगर खतरे में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार तिलमिला जाती है। सरकार को उन लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, सरकार को अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए और अपने आप को जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 साल में खास करके नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे टर्म में किस तरीके से फेमिनिज्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से रेडिकलिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को एकदम से जो है वंचित करती है, उन्हें अछूत मानती है, ये कहीं से भी देश की 15% आबादी के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं देता। और बार बार आप इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमें दूसरे रेटिंग एजेंसियों की जरूरत नहीं और इतिहास में जाकर के वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र का हवाला देते हैं। यह सरकार की वर्तमान डेमोक्रेटिक स्थिति को लेकर के सही एक तरह से व्याख्यान नहीं करता, सही आख्यान नहीं देता और आपके इस पूरे हरकत को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह ठीक है कि उसकी टाइमिंग, उसकी नीयत, नरेंद्र मोदी सरकार का पूरे तौर पर चुनाव प्रायोजित है, पूरे तौर पे एक तरह से हिंदू वोट बैंक को पोलराइज करना है और अपने भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में यह मैसेज देना है कि यह भारतीय जनता पार्टी की यह रिजीम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती
बिल्कुल असहनशील है, अधीर है और अपने कोर एजेंडे को लागू करने के लिए बिल्कुल नतमस्तक है, बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है कि इस तरीके की मेजोरिटी उसे कहीं दोबारा न मिले। इस बात का भी उनमें भय और इस बात की भी आशंका है। तो ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग बरसों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक तरह से विरोध करते आ रहे हैं, सवाल उन पर भी है। कहीं ना कहीं यदि वो हिपोक्रेसी जता रहे थे, एक तरफ वो भारत के सेकुलरिज्म का हवाला दे रहे थे, तो दूसरी तरफ वो भारत के संविधान को एक तरह से गुलशन का एक तरह से गुलदस्ता भी बनाना चाहते थे। यह कहीं ना कहीं उनकी बात में एक तरह से उनकी भी हिपोक्रेसी को उजागर करता है। हमें यह कहना होगा कि इस मॉडर्न युग में, इस मॉडर्न सामाजिक जीवन में, इस मॉडर्न लोकतंत्र में हमें धर्मों के प्रति आग्रह नहीं रखना चाहिए। हमें, चाहे वो हिंदू में अगर कोड बिल लाया गया और हिंदू में समाज सुधार के तमाम एजेंडे को लागू किया गया, तो वो मुस्लिमों में भी लाया जाए तो उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में, चुनाव में अगर किसी भी धर्म के हवाले से अगर किसी भी तरीके का भेदभाव किया जाता है, किसी भी तरीके का एक तरह से डिफरेंशियल पॉलिसी अपनाई जाती है, समाज को विभाजित करने का कोई भी तरीका अपनाया जाता है, कोई भी तरीके का अगर पोलराइजेशन का कदम उठाया जाता है, समाज को धर्म के लाइन पर डिवाइड किया जाता है। यह ठीक है कि पहले जाति के आधार पर भी भारत के लोकतंत्र को डिवाइड किया गया और आज भी किया जा रहा है। धर्म से आज भी जाति भारतीय लोकतंत्र के लिए ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हमें एक एक करके लोकतंत्र के तमाम सुधारों और तमाम एजेंडे को हमें लाना होगा, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, हम पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, हम कहीं ना कहीं समाज को संविधान, आइडियोलॉजी और बड़े स्टैंडर्ड के तहत एक तरह से टॉर्च लाइट जलाने का हम काम करते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का जो ये पहल है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, सैद्धांतिक रूप से गलत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को इस बात को लेकर के भी स्पष्टीकरण देना होगा कि वह गाहे बगाहे समय दर समय जो सेकुलरिज्म पर वो तंज कसा करती है, सेकुलरिज्म का मजाक बनाती है और सेकुलरिज्म की बात करने वालों को एक तरह से उन्हें नीचा दिखाती है और कुल मिलाकर के अंदर खाने में वह पॉलिटिकल पोलराइजेशन के एजेंडे पर काम करना चाहती है और गुड गवर्नेंस के महान एजेंडे से भागना चाहती है, तो उसे लेकर के भी उन्हें वैचारिक ईमानदारी प्रदर्शित करनी चाहिए। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाना देश के मॉडर्न नेशन स्टेट के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात होगी, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का बुरा मैसेज न जाए और हर पार्टी के लिए इस बात की अब बाउंडिंग की जानी चाहिए कि आप मनी से, मसल से दूर रहो और कहीं ना कहीं उसको लेकर के सर्वानुमति बन गई है। संविधान और विधान ने इस पर कानून भी बना दिया है। दागी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए आप प्रतिबंधित भी कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जाति के आधार पर चाहे उम्मीदवारों का चयन हो या वोट बैंक का निर्माण हो या पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटजी हो, जातीय रैली पर रोक लगाने का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहले ही फैसला दे दिया है। उसी तरीके से धार्मिक आधार पर किसी भी तरीके का पोलराइजेशन किया जाए, उन सब को लेकर के प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले लोक लुभावनवाद को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच में बहसें हुई कि हर राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि वह किसी भी तरीके से जनता को ललचाने का काम न करें। तो कुल मिलाकर के भारतीय लोकतंत्र के लिए अभी भी इवॉल्व होने का समय है और ये आगे भी इवॉल्व होगा। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं या तमाम और राजनीतिक इदारे हैं, उन्हें इस बात का सख्त मैसेज कम से कम नॉन पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ से जाना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र को मजाक मत बनाओ। अपनी एफिशिएंसी, अपनी मेहनत, अपने विजन और अपने कठोर तपस्या से अगर देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए विकास, कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए यदि आप काम करते हैं और आपस में राजनीतिक दलों में आपस में प्रतियोगिता करते हैं, देश को एक ज्यादा स्वच्छ और बिल्कुल एक पारदर्शी और सक्षम सरकार देते हैं, तो वह लोकतंत्र का बस वही मानक बनना चाहिए। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोका भी जाए और भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर के बिल्कुल एक तरह से एक्सपोज किया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लाए, लेकिन राम मंदिर का जब निर्माण हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने नहीं जाए। वह जो है धर्मनिरपेक्षता और संविधान के खिलाफ होगा, उसे किसी हिंदू धर्म के बड़े रिलीजियस लीडर से करवाएं
और अपने उपलब्धियों में राम मंदिर का जिक्र न करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही बकौल यह उसका अपना मुद्दा नहीं है, यह विश्व हिंदू परिषद का मुद्दा था। तो उसे आज भी उस मुद्दे को उसी परिषद के लिए सुरक्षित रखिए। तो कुल मिलाकर के हमारा काम सत्य, असत्य और अर्धसत्य के जरिए तमाम मुद्दों की बिल्कुल सही और समीचीन पड़ताल करना है और सही पर्सपेक्टिव जनता के सामने प्रदर्शित करना है। हमें अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि आज टोटल एक तरह से मीडिया डिवाइड हो चुका है, मीडिया खेमों में बट गया है। उसी तरीके से हमारे पॉलिटिकल जो सपोर्टर है, जो वोटर हैं, वह भी बटे हुए हैं। लेकिन मेरा यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो कि सच्ची दिशा और सच्ची एक तरह से राह इस देश के लोकतंत्र को, देश के समाज को और 140 करोड़ जनमानस को पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।